जानते हैं कि 2025 में कनाडा में आने वालों और कनाडा से जाने वालों की तादाद में अमेजिंग डिफरेंस आया है। कुछ लोग यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी लेकर सेटल हो रहे हैं, कुछ अपना पासपोर्ट लेकर वापस चले जाते हैं और कुछ लोग टेम्परेरीली लीव करके फ्यूचर प्लान्स बना रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लेटेस्ट फैक्ट्स, नंबर्स एंड रियल रीजंस कि आखिर लोग कनाडा क्यों छोड़कर जा रहे हैं और कौन लोग नए आ रहे हैं, और क्या ये वाकई सच है कि लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं और लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। इन सब बातों के पीछे क्या हकीकत है, तो ये वीडियो आखिर तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम आबिद और आपको वेलकम करती हूँ अनलॉक कनाडा विद इरम आबिद में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 1, टोटल इमिग्रेशन ट्रेंड 2025 के फर्स्ट 8 मंथ्स में 276,900 यानी कि 2,76,900 नए परमानेंट रेजिडेंट्स ने कनाडा में एंटर किया। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 3,95,000 यानी कि 395,000 नए इमिग्रेंट्स पूरे साल में कनाडा में आए। पहले क्वार्टर में ही 1,04,000 यानी कि 104,000 से ज्यादा लोग कनाडा में आ चुके हैं। ये बात जाहिर करती है कि इमिग्रेशन अब भी जारी है, मगर पेस थोड़ी स्लो हो गई है। नंबर 2, डिक्लाइन इन टेम्पररी रेजिडेंट्स, स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स। 2025 के स्टार्ट से ही कनाडा में टेम्पररी रेजिडेंट्स यानी कि स्टूडेंट्स और वर्क परमिट होल्डर्स की तादाद कम होना शुरू हो गई। जनवरी से अप्रैल 2025 के दौरान तकरीबन 61,000 लोग या तो वापस गए या फिर परमिट रिन्यू नहीं करवा पाए। सबसे ज्यादा कमी स्टूडेंट परमिट होल्डर्स में देखी गई, खास तौर पर ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में, क्योंकि यहाँ पर इलीगल तरीके से आने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई और जो कि जिन्होंने अपने आइल्स के भी एग्जाम्स जो थे वो जाली जमा करवाए हुए थे, रिपोर्ट्स और रिजल्ट्स, और उन सब चीज़ों पे सख्ती की गई। नंबर 3, पीपल लिविंग कनाडा यानी कि इमिग्रेंट्स, यानी पिछले साल 2024 में तकरीबन 1,06,000 अफराद ने कनाडा छोड़ा और 2025 के पहले क्वार्टर में भी ये ट्रेंड बरकरार रहा। कुछ लोग परमानेंट माइग्रेशन कर रहे हैं तो कुछ लोग टेम्पररी बेस पर जा रहे हैं, जैसे कि फैमिली सपोर्ट या जॉब रिलोकेशन के लिए, यानी कि टेम्पररी बेसिस पे वो वापस जा रहे हैं और फिर अपनी फैमिली को वापस लेके आएंगे। या तो ये वजह हो सकती है या उनकी जॉब चेंज हो गई है तो वो किसी और मुल्क में चले गए हैं, यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे आके अपना PR लिया, फिर उसके बाद 3-4 साल लगाकर यहाँ पे रुके और अपना पासपोर्ट लेके यानी कि सिटीजनशिप लेके फिर वो वापस चले गए। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सिटीजनशिप हासिल कर ली है और अब दूसरे ममालिक में सेटल हो गए, लेकिन कनाडा से राब्ता बरकरार रखा हुआ है। वो किस तरह से कि या तो यहाँ पे उन लोगों ने अपने प्रॉपर्टीज ले ली हैं, वो रेंट पे दे के चले गए, यहाँ पे उनके अकाउंट्स भी हैं जहाँ पे उनके रेंट्स भी आ रहे हैं, या फिर उनके बच्चे यहाँ पे अगर अडल्ट्स हैं तो वो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज में तो वो खुद चले गए हैं यहाँ से। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। नंबर 4, रेशियो, पीपल कमिंग वर्सेस लिविंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक अंदाजा लगाएं तो तकरीबन 4.5% लोग कनाडा आ रहे हैं तो 1% कनाडा को छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव इमिग्रेशन फ्लो अभी भी बरकरार है। लेकिन 2025 में हुकूमत ने पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट कर दिया, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में सिर्फ 0.1% रहा। 0.5, व्हाई पीपल आर कमिंग, पुल फैक्टर्स। लोग कनाडा आ रहे हैं क्योंकि यहाँ बेटर लाइफस्टाइल और सेफ्टी है, और साथ साथ इमिग्रेशन पाथवेज जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री और PNP प्रोग्राम्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ केयर और ह्यूमन राइट्स का मेयार दुनिया में किसी भी मुल्क से ज्यादा अच्छा है यहाँ पे। कई लोग अपने खानदान के साथ बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ आते हैं और ज्यादातर लोग अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए यहाँ आते हैं। यानी कि जब हम भी दुबई से यहाँ मूव हुए थे 2014 में, तो बच्चों की एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए या उनके बेटर फ्यूचर के लिए हम लोग यहाँ मूव हुए थे। नंबर 6, Why people are leaving, push factors। अब बात करते हैं उन लोगों की कि जो कनाडा छोड़ कर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि रेंट और हाउस प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। फिर जॉब मिसमैच भी एक बहुत बड़ा मसला हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो लोग आते हैं और जिस फील्ड से ताल्लुक़ रख रहे होते हैं वो जब यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ आके उन लोगों को अपनी फील्ड्स को स्विच करना पड़ता है। क्योंकि अगर वो वहाँ पे डॉक्टर्स थे तो यहाँ पे मैंने देखा है डॉक्टर्स आके ट्रकिंग भी कर रहे हैं, या अगर कोई वहाँ पे अकाउंटेंट था तो यहाँ आकर कोई दूसरी सर्टिफिकेशन हासिल करके दूसरी जॉब्स कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे आकर अपने प्रोफेशंस को स्विच करते हैं। तो यही वजह है कि जॉब मिसमैच का एक बहुत बड़ा मसला है,
کیونکہ فورن کریڈینشلز اکثر یہاں پہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. کئی امیگرینٹس اپنی فیلڈز میں کام نہیں کر پاتے اور سروائیول جابس پہ آ جاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پاکستان میں اچھی جابس کر رہے تھے وہ یہاں پر آ کر اوبر ڈرائیو کرتے ہیں یا پھر گیس اسٹیشنز پہ بھی جاب کرتے ہیں. لیکن یہ کوئی بری بات نہیں ہے. جو کہ یہاں آنے کے بعد پہلا سال ہو تو اس میں لوگ سروائیول کے لیے اس طرح کے اور جابس کرتے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور اسی ٹائم کے دوران اگر ان کو کوئی اچھی جگہ کو آپ مل جاتا ہے اور وہ کہیں سے والنٹیئر کام کر لیتے ہیں اور ایکسپیرینس حاصل کر لیتے ہیں تو وہ پھر ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. یہاں پہ میں اپنا ایکسپیرینس ضرور بتانا چاہوں گی میرے ہسبینڈ کا کہ وہ دبئی میں ماشاءاللہ بہت اچھی جاب پہ تھے. تو وہ تقریباً 20 ایئر کا ان کا دبئی کا ایکسپیرینس تھا, ہائی رائز بلڈنگس کا. ہی از اے سول انجینئر, تو وہاں کنسٹرکشن میں رہے ہیں ہمیشہ. یہاں آئے ہیں تو یہاں آ کے ایک دم سے جابس نہیں ملتی اور آپ کا نہ وہاں کا ایکسپیرینس مانا جاتا ہے نہ آپ کے ملک کی ڈگری یہاں میں مانی جا رہی ہوتی ہے. تو یہاں کا ایکسپیرینس ان کو چاہیے ہوتا ہے. الحمدللہ یہاں پہ ان کو پتہ چلا, کسی نے بتایا کہ یہاں پہ گورنمنٹ نے ہی نیو امیگرینٹس کے لیے کچھ سینٹرز کھولے ہوئے ہوتے ہیں. انہوں نے وہاں جوائن کیا, وہاں پہ ان کو سی وی بنانا سکھایا گیا, وہاں پہ ان کو یہاں کے انوائرمنٹ کے بارے میں کلاسز دی گئی اور وہیں سے پھر ان کی ہائرنگ ہو گئی. اور پھر 8 to 10 months انہوں نے ایک کمپنی میں والنٹیئرلی کام کیا جو کہ صرف ان کو ٹرانسپورٹ کی فیس دیتے تھے اور فری میں سمجھے وہاں پہ یہاں پہ کام کیا. 8, 9 یا 10 مہینے انہوں نے کام کیا تھا کہ اس کے بعد ان کو پھر ان 8, 9, 10 مہینوں کے ایکسپیرینس کے بیس پہ پھر ان کو یہاں پہ ون آف دا ٹاپ کنسٹرکشن کمپنی میں جاب مل گئی اور ایک اچھی جاب ملی الحمدللہ. تو یہاں جو بھی نیو کمرز آتے ہیں ان کے لیے بھی اگر آپ چاہتے ہیں, جو خاص طور پہ اگر کوئی نیو کمر دیکھ رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح سے وہ یہاں پہ ایکسپیرینس حاصل کر سکتے ہیں, یہاں پہ والنٹیئر ورکس ہوتے ہیں ادھر سے ایکسپیرینس حاصل کر سکتے ہیں, تو بتائیے, اس کے لیے بھی ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائیں گے. پوائنٹ 7, سٹیزن شپ اینڈ پاسپورٹ فیکٹر. کئی امیگرینٹس پہلے کینیڈا آ کر سٹیزن شپ حاصل کرتے ہیں, پھر واپس بیرون ملک چلے جاتے ہیں. یہ لوگ کینیڈا کو چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ ڈوئل لائف سٹائل رکھتے ہیں. ان کے بچے فیوچر میں ہائر ایجوکیشن کے لیے دوبارہ واپس کینیڈا آئیں گے. یعنی کہ وہ لوگ آتے ہیں, 4 سال یہاں رہتے ہیں, جاب کرتے ہیں اور اپنا پاسپورٹ اور سٹیزن شپ لے کے واپس چھوٹے بچوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں اور پھر وہ کسی بھی ملک میں جا کے رہ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب بچوں کو ہائر ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ لوگ پھر واپس آتے ہیں اور پھر یہاں کے سیٹل ہوتے ہیں اور ان کے بچے یہاں سے ہائر ڈگریز حاصل کرتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں ریکگنائز کی جاتی ہے. یعنی کہ کینیڈا ان کے لیے ہمیشہ ایک بیک اپ ہوم بیس بنا رہتا ہے. نمبر 8, اکنامک اینڈ جاب مارکیٹ پریشر. 2025 میں جاب مارکیٹ بھی ٹف ہو گئی ہے. لے آفس بڑھ رہے ہیں اور اسپیشلی ٹیک اور کنسٹرکشن سیکٹر میں. نئے امیگرینٹس کو اپنی فیلڈ میں انٹری لینا مشکل ہو رہا ہے اور یہ ہمیشہ سے رہتا ہے. اسی لیے کچھ لوگ US یا گلف کنٹریز میں بیٹر پے والی جابس کے لیے موو کر رہے ہیں یہاں سے. یہ بات تو سچ ہے, یہاں پہ مہنگائی بہت ہے. یہاں پہ آپ کا میڈیکل فری ہے اور گریڈ 12 تک بچوں کی ایجوکیشن فری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ٹیکسز بہت زیادہ ہائی ہیں, یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, یہاں کی یوٹیلیٹیز ایکسپینسز, لیونگ ایکسپینسز بہت زیادہ ہائی ہیں, یہاں کے گھر بہت مہنگے ہیں, رینٹس بہت زیادہ ہیں, یہاں پہ گاڑیاں بہت مہنگی ہیں, یہاں پہ انفلیشن اپنے پیک پر ہے. یہ چیزیں آپ کو یہاں پہ آ کے ڈسٹرب ضرور کر سکتی ہیں, لیکن اپنے لائف سٹائل کو اسی حساب سے رکھیں جتنا کہ آپ ارن کرتے ہیں. یعنی کہ جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلائیں. کوئی ضرورت نہیں یہاں پہ آ کے لوگوں کو یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارا لائف سٹائل بہت اچھا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. شروع کا اسٹرگل ٹائم ہر ایک نے گزارا ہوا ہوتا ہے. 1 سے 2 سال تھوڑا سا اسٹرگل کیجیے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ راحت ہی راحت, سکون ہی سکون ہے. پوائنٹ 9, گورنمنٹ پالیسی چینجز ان 2025. کینیڈا نے 2025 میں امیگریشن کنٹرول پلان لانچ کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹیمپرری ریزیڈنٹس کو کم کر کے 2026 کے آخر تک 5% آف ٹوٹل پاپولیشن تک لایا جا سکے. اسی لیے اسٹڈی پرمٹس کیپس, ورک پرمٹس ریسٹرکشنز اور فیملی اسپانسرشپ ڈیلیز دیکھنے کو مل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ امیگریشن گروتھ تھوڑی سلو ہو گئی ہے. نمبر 10, فیوچر آؤٹ لک 2006 اینڈ بیانڈ. ایکسپرٹس کے مطابق 2026 میں امیگریشن کا فوکس کوالٹی امیگرینٹس پر رہے گا, کوانٹٹی پر نہیں. کینیڈا چاہتا ہے کہ وہ لوگ آئیں جو لانگ ٹرم سیٹلمنٹ کریں اور یہاں سے سٹیزن شپ لے کے جلد واپس نہ چلے جائیں. ہاؤسنگ مارکیٹ کو اسٹیبلائز کرنا, ہیلتھ کیئر سسٹم کو امپروو کرنا اور کریڈینشیل ریکگنیشن کو آسان بنانا گورنمنٹ کے کی گولز ہیں. نمبر 11, سمری اینڈ کی ٹیک اویز. تو مجموعی طور پر 2025 میں کینیڈا
अब भी इमिग्रेंट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग चॉइस है, मगर चैलेंजेस बढ़ गए हैं। लोग सिर्फ बेटर अपॉर्चुनिटीज या बैलेंस्ड लाइफ की तलाश में यहाँ से जा रहे हैं, मगर कनाडा की ग्लोबल इमेज अब भी पॉजिटिव है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो लोग जा रहे हैं उनमें से मोस्टली लोग वापस आएंगे अपने बच्चों की हायर एजुकेशन और बेटर फ्यूचर के लिए। नंबर 12, इंडियन स्टूडेंट्स एंड स्टडी परमिट अपडेट्स। 2025 में इंडियन नेशनल्स के स्टडी परमिट्स में तकरीबन 31% कमी देखी गई। QA 2024 में तकरीबन 44,295 परमिट्स थे, लेकिन Q1 2025 में ये कम होकर 30,640 रह गए। कोई बाज़ाब्ता बैन नहीं लगाया गया है, मगर स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्ट्रीम यानी कि SDS जैसा एक्सपीडाइटेड वीजा प्रोग्राम महदूद कर दिया गया है। रीजंस: हेल्थ केयर और ओवरबर्डन्ड हाउसिंग सर्विसेज की वजह से, टेम्पररी रेजिडेंट्स का पॉपुलेशन कैप 5% करने की वजह से, स्ट्रिक्टर फाइनेंशियल प्रूफ यानी कि 2,635 कैनेडियन डॉलर्स अब रिक्वायरमेंट कर दी गई है। वेरिफिकेशन एंड फ्रॉड चेक्स को सख्त कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा किया गया है। वरना यहाँ पर आइल्स के 7 बैंड्स लेके लोग आते हैं और हैरत होती है कि उनको एक लफ्ज इंग्लिश का बोलना नहीं आता है। तो उन्होंने किस तरह से ये इंग्लिश के आइल्स के टेस्ट पास किए, यानी कि चीटिंग, और अब सब वेरिफिकेशन में पकड़े जाते हैं। इसीलिए वेरिफिकेशन सख्त कर दी गई है। करंट इम्पैक्ट: इसी वजह से वेरिफिकेशन के बाद तकरीबन 80% एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई हैं और अब बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स जर्मनी या दूसरे कंट्रीज की तरफ देख रहे हैं। ये तमाम चेंजेस 2025 के लिए इफेक्टिव हैं और मुस्तकबिल में भी इंडियन स्टूडेंट इनफ्लो कम रहने का ही इम्कान है। फिर जॉब मिसमैच भी एक बहुत बड़ा मसला हो रहा है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे आकर अपने प्रोफेशंस को स्विच करते हैं। बल्कि हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लोग अकाउंट्स से थे, जिन लोगों ने MBAs किए हुए थे, जो किसी बैंक्स में जॉब कर रहे थे पाकिस्तान में या किसी भी प्रोफेशन पे थे, वो यहाँ आके ट्रकिंग तक करते हैं, क्योंकि ट्रकिंग में यहाँ पैसा बहुत है। लेकिन अब इस वक्त तो वो मार्केट भी सैचुरेटेड हो चुकी है। सरदार जीज ने पूरी तरह से उस पर उनकी मोनोपोली है। ये कोई बुराई भी नहीं है अगर आप अपनी फील्ड को स्विच करते हैं और जो हाईली पेड इनकम्स हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में यहाँ बहुत पैसा है, तो लोगों ने आके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सीखी और कंस्ट्रक्शन करना शुरू की, फ्लिपिंग का काम शुरू किया प्रॉपर्टीज़ को, तो वो भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है। तो इसके लिए कि आप यहाँ पे आके सर्टिफिकेशंस लें, काम सीखें और आप अपना काम इस तरह से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को रेडियोलॉजिस्ट बनते तक देखा है। लोग आते हैं यहाँ पे असिस्टेंट डॉक्टर्स के तौर पे काम कर रहे थे, वहाँ के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट्स हैं वो यहाँ पे आके असिस्टेंट डॉक्टर के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं। तो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ अरसे के लिए आप ऐसा काम करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब आप अपने एग्ज़ाम्स यहाँ पे दे देते हैं तो आप तो समझे फिर डॉक्टर का तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होता है। यहाँ इतना सबसे ज़्यादा डिमांड है डॉक्टर्स की और इतने हाईली पेड होते हैं ये लोग। और जनाब, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, हकीकत सच कि वाकई में लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं या कनाडा नहीं आ रहे हैं। ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई वैल्यू ऐड की है आपकी लाइफ में, या आपको ऐसा लगा कि मेरी ये वीडियो वैल्यूएबल थी, तो इसको बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, पेज को फॉलो कीजिए। और दूसरे भी सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे अनलॉक कनाडा विद इरम आबिद के नाम से मेरे चैनल्स और मेरे पेजेस मौजूद हैं। उनको भी जाइए, उनको भी लाइक कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे भी कमेंट्स कीजिए और वीडियो भी वॉच कीजिए। ठीक है? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स अनलॉक कनाडा विद इरम आबिद।